हेलो बच्चों, आपने पहले पढ़ा था विद्युत क्षेत्र का लेक्चर नंबर 1, जिसमें आपने विद्युत आवेश, आवेशन की विधियाँ और विद्युतदर्शी प्रयोग ये पढ़ा है। उससे आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपको आवेश के मात्रक, आवेश के गुणधर्म और हो सकेगा तो कूलाम के नियम तक इस लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। तो स्वागत है आपका KVM इंस्टीट्यूट के चैनल करम विद्या मंदिर इंस्टीट्यूट में। देखिए बच्चों, आवेश का जो मात्रक है ये हम पढ़ने जा रहे हैं। आवेश का मात्रक आपने पढ़ा है कि आवेश जब प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो विद्युत धारा को हम दर्शाते हैं, विद्युत धारा जो कि एक मूल मात्रक होता है। जो 7 मूल मात्रक है उनमें से एक मूल मात्रक विद्युत धारा भी है। विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है आवेश बटे समय। ठीक है, यहाँ से आवेश का फॉर्मूला क्या आएगा? आवेश बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बराबर विद्युत धारा मल्टीप्लाई बाय समय। ओके, तो इस फॉर्मूले से हम मात्रक ज्ञात करेंगे। विद्युत आवेश का मात्रक हो जाएगा विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ऐसे लिखा जाता है, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो ये इसका मात्रक हो गया एम्पियर इंटू सेकंड। ये मूल मात्रक के आधार पर है। वैसे इसका जो SI मात्रक होता है, SI मात्रक, SI पद्धति में मात्रक आवेश का कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। और कूलाम को डिनोट किया जाता है अंग्रेजी के अक्षर C से। ओके, तो यहाँ पे आएगा कि एक कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर इंटू सेकेंड के। ओके, ये SI पद्धति में मात्रक था। वैसे देखा जाए तो एक कूलाम एक बहुत बड़ा मात्रक होता है बच्चों। तो एक कूलाम बहुत बड़ा मात्रक होता है, तो व्यवहारिक रूप में इसके छोटे मात्रक प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके छोटे मात्रक कैसे होंगे? एक मिली कूलाम, जैसे छोटे मात्रकों में रेंज से लेना शुरू करूं तो मिली कूलाम यानी कि 1 mc मिली कूलाम बराबर होता है 10 की पावर -3 कूलाम। फिर आता है एक माइक्रो कूलाम को लिखते हैं 1 μc। म्यू मतलब माइक्रो से सिंबल होता है, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -6 कूलाम। और छोटा मात्रक अगर लेना हो तो नैनो कूलाम लिखते हैं। 1 नैनो कूलाम बराबर NC से लिखेंगे इसको, N मतलब नैनो, बराबर होता है 10⁻⁹ कूलाम। और अगर छोटा मात्रक लिखना चाहो तो पीको कूलाम भी लिख सकते हो। एक पीको कूलाम बराबर 1 PC बराबर 10⁻⁻12 कूलाम। तो दोस्तों, ये कुछ अन्य छोटे मात्रक हैं SI पद्धति के आवेश के। ठीक है, CGS पद्धति में इसका मात्रक देखें। CGS पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है? स्टेट कूलाम, या इसे फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रैंकलिन। ये फ्रैंकलिन ने बताया था ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया था। तो उसी को क्रेडिट देने के लिए आवेश का जो मात्रक होता है CGS पद्धति में वो फ्रैंकलिन होता है। ओके, तो ये हो गया। इसका एक अन्य मात्रक भी है। मैं इनमें रिलेशन लिखना चाहूँ कि भाई स्टेट कूलाम को, जो कि CGS पद्धति में मात्रक है, इसका कूलाम में वैल्यू क्या होगी? तो एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। इसको ESU से लिखते हैं। ठीक है, स्टेट कूलाम को कैसे लिखते हैं? ESU से। ठीक है, इसका एक अन्य मात्रक भी है। अन्य मात्रक इस तरह से है फैराडे। क्या होता है? फैराडे। बच्चों, फैरड नाम नहीं लेना है आपको। क्या नाम लेना है? फैराडे, ना कि फेरड।
फैराड तो है धारिता का मात्रक, विद्युत धारिता का मात्रक होता है, लेकिन आवेश का जो मात्रक होता है वो फैराडे होता है, और फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम के। ठीक है, तो एक फैराडे तो कूलाम से भी बहुत बड़ा मात्रक हो गया। तो देखा जाए तो सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है, फिर कूलाम है, उसके बाद ये आपके अन्य छोटे मात्रक काम में आ जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं हम आवेश के गुणधर्म की। आवेश के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनमें सबसे पहले प्रॉपर्टी मैंने लिखा आपके सामने, विद्युत आवेश की योज्यता। इसका मतलब ये है कि विद्युत आवेशों को बीजगणितीय संख्याओं की तरह अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ साथ जोड़ा और घटाया जा सकता है। अर्थात किसी निकाय में जो उपस्थित आवेश होगा, किसी निकाय का कुल आवेश, वो उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। क्या मतलब इसका, कि किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। बच्चों, जो पॉजिटिव चार्ज होगा, धनात्मक आवेश, उसके लिए आप प्लस साइन का यूज़ करेंगे, उसको जोड़ेंगे। ऋणात्मक आवेश के लिए नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे, अर्थात उसको घटाएंगे। तो मान लो कि मैं एक निकाय बनाता हूँ, यहाँ पे ये एक निकाय है। इस निकाय में यहाँ पे ये बिंदु A, B, C, D और E, इन बिंदुओं पे आवेश है। यहाँ पे QA बराबर है मान लो +2 कूलाम, QB बराबर है +3 कूलाम, QC बिंदु C जो है इस पे आवेश है QC बराबर -4 कूलाम। इस बिंदु पे आवेश है, चलो 4 ही बिंदु ले लो, इस बिंदु पे आवेश है QD बराबर है -2 कूलाम। ओके, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि इस पूरे निकाय का, ये एक निकाय है, इस पूरे निकाय का कुल आवेश कितना है। तो निकाय का कुल आवेश क्या होगा, बीजगणितीय योग के तुल्य होगा। बीजगणितीय योग से ज्ञात करेंगे। तो निकाय का कुल आवेश कैपिटल Q बराबर होगा QA प्लस QB प्लस, अच्छा जो पॉजिटिव चार्ज उनको पॉजिटिव से जोड़िए, QA पॉजिटिव चार्ज है, QB पॉजिटिव चार्ज है, QC माइनस का चार्ज है, माइनस QC माइनस QD। ठीक है, इनकी वैल्यूज लिखिए। A आवेश 2 कूलाम का, B आवेश 3 कूलाम का, C आवेश -4 कूलाम का, D आवेश -2 कूलाम का। तो Q बराबर हो गया 2 3 5 -6 बराबर -1 कूलाम। तो इस निकाय का जो कैपिटल Q कुल चार्ज होगा वो -1 कूलाम होगा। ये है आवेशों की योज्यता का नियम। समझे, किसी भी निकाय का कुल आवेश निकालना हो उनको बीजगणितीय योग कर दीजिए, और पॉजिटिव आवेश को धनात्मक चिन्ह से लिखना है, नेगेटिव आवेश को ऋणात्मक चिन्ह से लिखना है, कुल आवेश निकल जाएगा। ठीक है, ओके। सेकंड नियम की बात करें तो दूसरा नियम आता है वो विद्युत आवेश की निश्चरता का नियम है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं सेकंड नियम, विद्युत आवेश की निश्चरता का नियम। डियर स्टूडेंट्स, ये जो विद्युत आवेश होता है ये वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात किसी वस्तु को अगर आपने Q आवेश दिया और वस्तु v वेग से गति करती हुई एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, तो दूसरे स्थान पर भी उस पर Q आवेश ही उपस्थित रहेगा। मान लो जैसे कि एक वस्तु है A, ये v वेग से गति करती हुई और यहाँ पहुँच जाती है B। ठीक है, ये कुछ दूरी है, ये मान लो 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर कितना भी है, इतनी दूरी को v वेग से ट्रेवल करके यहाँ पहुँच जाती है। इस पे प्रारंभ में आवेश था कैपिटल Q, प्रारंभ में आवेश था कैपिटल Q, तो यहाँ पर भी इस पे कितना आवेश उपस्थित रहना चाहिए, यहाँ पर भी इस पे +Q आवेश उपस्थित रहेगा। अर्थात आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। वेग परिवर्तित होने से या वस्तु में गति होने से आवेश में परिवर्तन नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि आवेश जो है
वो वेग पर निर्भर नहीं करता, इसलिए उसको बोलते हैं निश्चरता का नियम। ठीक है, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। ये निश्चरता क्या होती है? निश्चरता अर्थात वेग बदलने से क्या कोई ऐसी भौतिक राशि है जिसका मान बदल जाता है? तो यस, इसका आंसर रहेगा द्रव्यमान। आप द्रव्यमान, एक m0 द्रव्यमान की वस्तु लीजिए जो स्थिर अवस्था में है। मान लो ये कोई वस्तु है A, इस वस्तु का द्रव्यमान है, अभी ये रुकी हुई है m0 और इसका वेग है 0। ओके, ये स्थिर है। ठीक है, अब जब आप इसको v वेग से गतिशील करेंगे तो v वेग से गतिशील करने के बाद इसका द्रव्यमान m0 नहीं होगा, इसका जो आभासी द्रव्यमान हो जाएगा वो चेंज हो जाता है। चेंज होने के बाद जो नया द्रव्यमान आपको फील होगा वो द्रव्यमान मान लो m है। अब ये m की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है m0/√1 - v²/c²। ये फॉर्मूला होता है जहाँ v वस्तु का वेग है, जहाँ v वस्तु का वेग है, जैसे ये वस्तु A है तो इस वस्तु का वेग है a v, और c प्रकाश का वेग है, c प्रकाश का वेग है। आपको पता होगा बच्चों प्रकाश का वेग कितना होता है? c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे देखिए द्रव्यमान जो है वो वेग बदलने से बदल रहा है। वस्तु के गतिमान होने से द्रव्यमान में परिवर्तित हो रहा है, द्रव्यमान परिवर्तित हो रहा है, तो द्रव्यमान निश्चल राशि नहीं है। ठीक है, द्रव्यमान निश्चल राशि नहीं है, लेकिन आवेश का मान वेग परिवर्तित होने से नहीं बदलेगा। तो आवेश क्या है? आवेश एक निश्चल राशि है। ओके फ्रेंड्स, इनको नोट कर लीजिए आप। हो गया। ये देखिए तीसरा गुणधर्म, आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात चार्ज इज कंजर्व्ड। किसी विलगित निकाय का, क्या? किसी विलगित निकाय। विलगित का मतलब बिल्कुल अकेला, बिल्कुल अकेला, जिसका किसी से कोई संबंध नहीं है, ना बाहर से ना अंदर से, इधर ना लेफ्ट से ना राइट से, बिल्कुल अकेला तन्हा। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। कुल आवेश संरक्षित का मतलब कंजर्व्ड, संरक्षित रहता है। अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आवेश न तो नष्ट किया जाता है और न ही उत्पन्न। ठीक है, यह है आवेश संरक्षण का नियम। किसी विलगित निकाय में उस निकाय का जो कुल आवेश है वो संरक्षित रहेगा। चाहे आवेश पे, निकाय पे कोई भी प्रक्रिया की जाए, चाहे निकाय को आप किसी भी प्रक्रिया से गुजारो, किसी प्रक्रिया से गुजारने के बाद भी उसका कुल आवेश उतना ही रहेगा जो प्रक्रिया गुजरने से पहले था। एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को E- से दर्शाते हैं, ये है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे का विनाश कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का विनाश करते हैं, तो उसके कारण एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग गामा किरणों के रूप में। क्या उत्पन्न होता है? गामा तरंगे उत्पन्न होती हैं, गामा तरंगे, जिनकी ऊर्जा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और इस पे जो आवेश होता है गामा तरंगों पे, वो आवेश का मान 0 होता है। देखिए आवेश संरक्षण का पालन हुआ कि नहीं हुआ? इस पे माइनस आवेश, इस पे प्लस आवेश, तो यहाँ पे कुल आवेश कितना होगा? 0। अभिक्रिया के बाद क्या बना? गामा तरंगे बनी। गामा तरंगे पे कोई आवेश नहीं होता है, केवल इनमें ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है एक प्रकार की, इनमें ऊर्जा होती है, इसका आवेश भी 0 होता है। तो इस अभिक्रिया में आवेश संरक्षण का पालन हो रहा है। एक और रिएक्शन देता हूँ मैं आपको। जैसे आपने पढ़ा होगा, आप पढ़ते जा रहे हैं 10th में कि यूरेनियम 92-234, यूरेनियम 92-234 ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं? इनके नाभिक में से हमेशा कंटिन्यूसली रेडियो एक्टिव विकिरणें उत्सर्जित होती रहती हैं, अल्फा, बीटा और गामा तरंगों के रूप में। ठीक है, इसमें से विखंडन के बाद एक नया नाभिक बना। मान लो ये बनाया हमने थोरियम 90, जो कि 234 इसका परमाणु क्रमांक 90 है और द्रव्यमान संख्या इसकी 234 है। ठीक है, ये थोरियम
बना, साथ में यहाँ से एक अल्फ़ा कण भी उत्सर्जित हो गया। अल्फ़ा कण जो होता है वो हीलियम का कण होता है जिसका परमाणु क्रमांक 2 और द्रव्यमान 4 होता है। अब इस अभिक्रिया में ये अभिक्रिया होगी जब आप यूरेनियम का विखंडन करते हैं थोरियम में, तो उसमें से एक अल्फ़ा कण निकल जाता है, थोरियम बनता है। अभिक्रिया से पूर्व इसका आवेश निकालिए। यहाँ पे आवेश कितना है? 92 इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसका आवेश कितना है? इसका परमाणु द्रव्यमान 92 है, अर्थात इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 92 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 92 इलेक्ट्रॉन के बराबर इतना आवेश होता है। यहाँ पे कितना आवेश होगा थोरियम में? 90 इलेक्ट्रॉन के बराबर, प्लस हीलियम में कितना आवेश होगा? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो टोटल कितना आवेश हो गया? 92 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो देखिए अभिक्रिया से पहले का आवेश 92 इलेक्ट्रॉन है, अभिक्रिया के बाद का आवेश भी 92 इलेक्ट्रॉन है। तो हम कह सकते हैं कि आवेश संरक्षित रहता है। आवेश ना तो नष्ट होता है, ना ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगले नियम की बात करते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण बच्चों आपने पढ़ा था घर्षण की अभिक्रिया में। जब आप घर्षण द्वारा आवेशन करते हैं तो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। दो वस्तुओं को रगड़ने से क्या होगा? एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ठीक है, तो अर्थात आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हो रहा है तो ठीक है, आवेश स्थानांतरित होता ही है। लेकिन अब बात यह आती है कि जब आवेश का स्थानांतरण होगा तो आवेश का सबसे कम कितना मान एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है, मतलब कम से कम कितना आवेश हम एक से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। अगर इसकी कोई वैल्यू निकलती है तो उस वैल्यू को हम बोलेंगे आवेश का क्वांटा। ठीक है, आवेश का वह न्यूनतम मान, आवेश का न्यूनतम मान, आवेश का न्यूनतम मान क्या कहलाता है? एक क्वांटा कहलाता है। क्या कहलाता है? एक क्वांटा। और एक क्वांटा पे जो आवेश होता है, एक क्वांटा पे आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जब आवेश स्थानांतरित होगा तो आवेश का न्यूनतम मान क्वांटा कहलाता है, और एक क्वांटा पे आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻, यानी ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन का ही आवेश है। अर्थात आप किसी वस्तु पे आवेश स्थानांतरित करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में स्थानांतरित होगा। जैसे एक वस्तु है, इस वस्तु से वस्तु बी में आवेश का स्थानांतरण किया तो या तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या इस पे एक और इलेक्ट्रॉन चला गया तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, या इस पे एक और इलेक्ट्रॉन चला गया तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक और इलेक्ट्रॉन चला गया तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। क्या ऐसा होता है कि भाई आप इस पे एक आधा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर दो, या 3/4 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर दो, या 1.5 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर दो? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। यानी कि आवेश जो स्थानांतरित होगा वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण संख्या के रूप में होगा, या तो 1 होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या n इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक है, तो आवेश का जो स्थानांतरण होगा वो आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा, आवेश के क्वांटा के इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। तो किसी वस्तु पे हम क्या लिखेंगे कि भाई किसी वस्तु पर जो कुल आवेश उपस्थित होता है, किसी वस्तु पर या चालक पर, किसी वस्तु की जगह चालक ले लो, किसी चालक पर कुल आवेश अर्थात कैपिटल Q वो होता है पूर्ण गुणज किसका? इलेक्ट्रॉन के आवेश का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का या प्रोटॉन के आवेश का, इसमें दोनों साइन आ सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपने लिया है तो उसमें -n हो जाएगा, प्रोटॉन आपने लिया है तो +n का यूज़ करेंगे। ये आवेश के क्वांटमीकरण के लिए समीकरण आ जाती है। ठीक है, जहाँ n क्या है? जहाँ n पूर्ण संख्या है, पूर्ण या पूर्णांक संख्या है, n बराबर 1 2 3 ऐसे पूर्णांक संख्या है। ओके, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसको क्वांटा भी कहते हैं, अभी मैंने बोला। इसका मान होता है 1.6 10⁻⁻1, इससे कम आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए।
तो स्टूडेंट्स, आवेश के गुणधर्मों पे आधारित मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने। क्वेश्चन है कि धातु के गोले को 1 कूलम धनावेश से आवेशित करने पर कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे। ठीक है, अब चूंकि उसको धनावेश से आवेशित कर रहे हैं, तो धनावेश से आवेशित करने का मतलब इलेक्ट्रॉन उस धातु के गोले से निकल रहे हैं। ये धातु का गोला है मान लो, ठीक है। इस धातु के गोले से अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो इस पर कितना धनावेश आ जाएगा, इस पर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश आ जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इस पर से 1 कूलम धनावेश आ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो गए। तो हम लेके चलेंगे, चूँकि Q बराबर है +1 कूलम, ओके, गोले पर आवेश। और कूलम का फॉर्मूला क्या होता है क्वांटाइजेशन का, Q बराबर NE, हमें N ज्ञात करना है। N बराबर Q/E सूत्र से इसमें हम वैल्यू रखेंगे, किस किस की वैल्यू रखेंगे, Q की वैल्यू 1, E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19। इसको सोल्व करें तो 1/1.6 पावर 19 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो n बराबर आएगा 16 से 96, कितना आएगा 0.6 और बच गए कितने 4, 32, 5, 16 80, ठीक है। 0.625 × 10⁻19 या n बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मतलब क्या आया कि रिजल्ट ये आया कि एक धातु के गोले को अगर आप 1 कूलम धनावेश से आवेशित करना चाहते हैं तो उसमें से इतने इलेक्ट्रॉन अर्थात 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे, तो उस पर धनावेश आ जाएगा। ओके, मिटाते हैं इसको, अगला क्वेश्चन लेके चलेंगे फिर। क्वेश्चन ये है, आपकी बुक्स में क्वेश्चन दिया गया है कि एक कप जल जिसका वेट है 250 ग्राम में आवेश ज्ञात करो। ठीक है, ओके, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। तो देखो इसका प्रोसीजर क्या है। 1 कप जल अर्थात 250 ग्राम जल, तो 250 ग्राम जल में पहले तो आप H2O के अणुओं की संख्या ज्ञात करो, कितने H2 के अणु होंगे। जब आप H2O के अणुओं की संख्या ज्ञात कर लेंगे तो आपको ये निकालना है कि एक H2 के अणु में कितना आवेश होता है, उसको H2 के अणुओं की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना आवेश इस पर पाया जाएगा। ठीक है, तो पहले तो एक H2O का अणुभार लिखिए आप। अणुभार होता है इसका, हाइड्रोजन का तो हो गया 1 अणुभार, 2 हाइड्रोजन है, तो प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 1 ऑक्सीजन है, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई 18। कितना 18 इसका अणुभार होता है हाइड्रोजन का 18। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ज्ञात करेंगे कि 250 ग्राम पानी में कितने H2O के अणु होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि जो अणुभार होता है किसी भी पदार्थ का, उसके अणुभार में अवोगाद्रो संख्या के बराबर अणुओं की संख्या उपस्थित होती है। ठीक है, मतलब कि इसका अणुभार है 18, तो ये होगा 18 ग्राम जल में 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, किसके अणुओं की संख्या H2O के अणुओं की संख्या कितनी होती है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर, इसकी वैल्यू होती है 6.02 × 10⁻23। ठीक है, ये अवोगाद्रो संख्या के बराबर इसमें ये होते हैं परमाणु अणु। 1 ग्राम में कितने होंगे, 1 ग्राम जल में H2O के अणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी 6.02 × 10⁻23/18। अभी आपके पास कितना पानी है 250 ग्राम, तो 250 ग्राम जल में H2O के अणुओं की संख्या बराबर होगी
6.02 इंटू 10⁻23/18 इंटू 250। ठीक है, इतने H2O के अणु होंगे। ठीक, सोल्व रहने दो, इसको सोल्व मत करो। अब हम देखेंगे कि एक H2O में, एक H2O के अणु का आवेश या अणु में आवेश। अब बच्चों आवेश बताइए आप इसमें। हाइड्रोजन का आवेश कितना होता है? 1, 2 हाइड्रोजन, 2 आवेश हो गया। ऑक्सीजन का आवेश कितना होता है? ऑक्सीजन ये होता है ना, ऑक्सीजन होता है 816। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। हाइड्रोजन कितना होता है? 1H1 या 1H2 या 1H3। ठीक है, लेकिन प्रत्येक कंपाउंड में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपके पास 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और ऑक्सीजन में 8, तो टोटल कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा। ठीक है, एक H2 के अणु में आवेश कितना होगा? 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर था, 10e के बराबर। ओके, तो आपके पास H2 के अणुओं की संख्या कितनी है? इतनी। तो मैं सीधा लिखूंगा 250 ग्राम जल में, 250 ग्राम जल में आवेश बराबर अणुओं की संख्या 6.02 10⁻23 इंटू 250/18 इंटू एक अणु पर आवेश 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मान भी लिख दो, इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है। ये सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व कर लेना बच्चों, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन को सोल्व करने के बाद आपको रिजल्ट प्राप्त होगा कैपिटल Q बराबर 1.337 इंटू 10⁻, इसमें हाई आएगा 7 कूलाम। ठीक है, इतना कूलाम आवेश 250 ग्राम पानी के कप में होगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का टॉपिक आपका, जिसमें आपने विद्युत आवेश के गुणधर्म पढ़े। इतना ही आज कवर हो पाया टाइम लिमिटिंग के कारण। कल नेक्स्ट जब हम वीडियो लेके आएंगे तो उसमें आपको कूलम का नियम, सदिश निरूपण, ये वगैरह वगैरह पढ़ाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़िए, और इतना कुछ जब आपने पढ़ा है तो हमारी वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। लाइक कीजिए, शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो डालें आपके पास वो वीडियो पहुंच सके। थैंक यू गाइज़।